हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और सीपीओ का नोटिफिकेशन, आपको ये तो मालूम था कि दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन की लाइन लगी हुई है। सीपीओ का भी क्या इसी दौरान आ जाएगा? तो आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देखेंगे, कुछ दिन पहले बनाई थी, तो उसमें मैंने बोला था कि सारे नोटिफिकेशन सितंबर में ही आने हैं, चाहे वो सीपीओ का हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस के बाकी सब हो। तो ये भी दिल्ली पुलिस का ही नोटिफिकेशन इसको कह लीजिए, क्योंकि इसमें दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसीज होती हैं। ठीक है। तो सीपीओ मतलब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। पहले इसको सीपीओ बोला जाता था, आज के टाइम पे कोई सीपीओ नहीं बोलता, सीएपीएफ लिखता है एसएससी इसको। ठीक है। सेंट्रल आर्म्ड पी यानी पुलिस फोर्स, ऐसे आप कह सकते हो। तो भाई, इसमें क्या होता है सीपीओ के एग्जाम, मतलब किस किस के लिए भर्ती होती है, आप सबको मालूम होना चाहिए। जितने भी अर्धसैनिक बलों में सब इंस्पेक्टर्स बनते हैं वो इससे बनते हैं। चाहे वो सीआईएसएफ में हो, चाहे वो बीएसएफ में हो, चाहे वो सीआरपीएफ में हो, चाहे वो आईटीबीपी में हो, चाहे वो एसएसबी में हो, और या दिल्ली पुलिस में हो, ये सब इंस्पेक्टर सीपीओ के एग्जाम से ही बनते हैं। अर्थात एसएससी जीडी से कांस्टेबल बनेंगे, सीपीओ से उन्हीं में सब इंस्पेक्टर्स बनेंगे। क्लियर? तो भाई, इसमें पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको समझा देता हूं, कैसे आप सिलेक्शन इसमें ले सकते हो। क्लियर है? चलिए, एक एक बात, एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। एसएससी सीपीओ में फॉर्म आए हैं 26 सितंबर, यानी ये फॉर्म रात आ चुके हैं, कल शाम आ चुके हैं, और मैं आज बना रहा हूं वीडियो। 16 अक्टूबर लास्ट डेट है, यानी केवल केवल पहली बार ऐसा हो रहा है कि 20 डेज ही दिए हैं फॉर्म भरने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि एग्जाम बहुत जल्दी कराना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो एग्जाम डेट आप देखेंगे वो नवंबर दिसंबर में ही आ रही है। अर्थात दिल्ली पुलिस से भी पहले एग्जाम होने जा रहा है सीपीओ का। अर्थात बीच में ये सीएचएसएल एमटीएस करा देंगे, तुरंत बाद सीपीओ का एग्जाम है। तो ये फॉर्म निकालने में तो ये ले गए पीछे, लेकिन एग्जाम कराने में ये नंबर 1 ही रहने वाले हैं दिल्ली पुलिस के सामने। तो 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर की जो डेट दी गई है, ये वो है। अगर आपको फॉर्म में कोई करेक्शन करना है तो वो इस दौरान कर सकते हो। भगवान ना करे किसी के फॉर्म में कोई गलती हो, वरना टेंशन ही होती है। तो कुछ अच्छे से, मतलब सब कुछ अच्छे से देख करके ही फॉर्म फिल करें तो बेहतर है, वरना अंत में फिर ये दिक्कतें आएंगी आपके सामने। ठीक है। इस बार जब हम प्री मेडिकल करा रहे थे एसएससी सीपीओ के बच्चों के, बहुत भारी संख्या में बच्चे आए, तो वहां पर सबसे ज्यादा कंसर्न बच्चों का डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और अपने फॉर्म में हुई गलतियों को लेकर के था। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पहली बार चेक होंगे, फॉर्म की गलतियां पहली बार चेक होंगी, तो फिर सिलेक्शन तक आप पहुंच जाते हैं। कोई बच्चा मेडिकल तक पहुंच गया तो मतलब सिलेक्शन तक ही पहुंच गया, एक एक कट ऑफ दूर है बस। तो वो बच्चा वहां जाकर के सिर्फ इस बात के लिए चिंतित है कि फॉर्म काश सही भर देता। तो इसलिए भाई, फॉर्म सही भरना। ठीक है। वरना तो आप सिलेक्शन ले जाओगे, लेकिन चिंता रहेगी निकाल तो नहीं देंगे। तो भाई, सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ बोलते हैं इनको। जीडी ये लिख दिया है, तो जीडी का मतलब कांस्टेबल। आप ऐसे से जीडी मत समझ लेना, है जीडी मतलब जनरल ड्यूटी होती है। ठीक है। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल इन दिल्ली पुलिस, मेल फीमेल दोनों। तो इसमें दो तरह की वैकेंसी कह सकते हो। जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सब मिलाकर के सीएपीएफ बोलता है, और दिल्ली पुलिस को अलग से लिखा जाता है। तो ये रहा दिल्ली पुलिस। क्लियर? चलो आगे समझा देता हूं कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं। ये सब कुछ आपको पता चल गया होगा वैसे। ये जो वैकेंसीज दे रखी है दिल्ली पुलिस की दी हुई है यहाँ पर, तो 70 वैकेंसीज जो दी हुई है। मेल फीमेल उल्टा तो नहीं कर दिया? मुझे लग रहा है भाई ये उल्टा कर दिया है। ये मेल है और ऊपर की फीमेल है। ये फीमेल की वैकेंसी, फीमेल की 70 वैकेंसीज हैं दिल्ली पुलिस में, और मेल की 142 है, क्योंकि मेल में ही तो एक्स सर्विसमैन वगैरह होंगे ना। ठीक है। चलिए, तो 142 और 70 अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो ये 212 वैकेंसीज बनती हैं जो दिल्ली पुलिस के अंदर आई हैं। और आप ये सोचते हो कि सर ये बहुत ज्यादा आती थी, तो ये करीब इतनी ही रहती हैं। इसमें आप ये मत सोचना कि इस बार बहुत कम आई हैं, नहीं है। दिल्ली पुलिस में लगभग लगभग इतनी वैकेंसीज हर बार देखने को मिलती हैं। बाकियों में कितनी है, और ये वैकेंसीज का परिवर्तन होगा, हर बार होता है, 2-3 बार भी बढ़ती हैं बीच बीच में। तो वो पर दिल्ली पुलिस की स्टेबल रहती हैं। दिल्ली पुलिस का एक बार आ गया डेटा तो यही रहेगा, और इनकी में चेंज आ सकता है जो सीएपीएफ की वैकेंसीज हैं। तो जैसे सीआरपीएफ में 1029, उनमें से 10% रिजर्व होती हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। तो
1029 सीआरपीएफ में, बीएसएफ में 223, इसमें काफी कम है, जो बढ़ सकती हैं। आईटीबीपी 233, इसमें इतनी रहेंगी क्योंकि ये छोटा फोर्स है। सीआईएसएफ 1294, ये ऑलरेडी ठीक ठाक है। एसएसबी 82, ये भी बढ़ सकती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम इन सबको जोड़ें तो ये 2861 ये हैं और प्लस 182 वो है, तो 3000 कुछ वैकेंसीज बन जाती हैं टोटल ओवरऑल मिलाकर के। ठीक है, चलिए। हाँ, इसमें फीमेल्स की भी अलग से, वहां 2651 मेल हैं तो फीमेल की 210 है, तो टोटल मिला के 2861 बैठती हैं। आप ये कहते होंगे कई बार कि फीमेल की कट ऑफ इतनी हाई क्यों जाती है। उसका कारण है कि फीमेल की वैकेंसीज हैं वो 10% ही होती है मेल की तुलना में, है ना। ओवरऑल का अगर आप देखेंगे तो ये 10% भी वैकेंसीज नहीं बैठ रही हैं। तो इसलिए क्योंकि कंपटीशन फीमेल्स में ज्यादा है, कट ऑफ अलग अलग जाती है मेल फीमेल की, लेकिन फीमेल की वैकेंसीज मेल के मुकाबले काफी कम होती हैं। एज लिमिट 20 साल। सबसे अच्छी बात इस एग्जाम के अंदर यह है कि कंपटीशन अगर थोड़ा सा कम देखने को मिलता है तो इस वजह से मिलता है। अच्छी बात, उनको बुरी बात लगेगी जिनकी ओवर एज हो रही होगी। तो 20 से 25 साल इसके बीच में ही कंपटीशन होता है, अर्थात जनरल की एज बहुत ही कम स्लॉट मिलता है। इन 5 सालों में ही आपको नौकरी लेनी है अगर सीपीओ लेनी है तो। दूसरा कि भाई 28 साल ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट होती है, अर्थात वो 30 साल तक भी इसको देख सकते हैं। और भाई एक तो ये एज का क्राइटेरिया हो गया, दूसरा हाइट का क्राइटेरिया हो गया। हाइट नहीं मिलती बहुत सारे बच्चों की, 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया फिजिकल का हो गया। तो इन सबको देखते हुए जो कंपटीशन होता है सीपीओ में सीजीएल और सीएचएसएल के मुकाबले या एमटीएस के मुकाबले काफी कम होता है। इसलिए लोग इसको चुन लेते हैं कि नौकरी भी अच्छी है, फोर्स की नौकरी है। और भाई मैं तो उनको कहता हूं जो एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं, स्पेशली वो लोग भी बहुत तैयारी कर रहे होते हैं इसकी, तो उन लोगों के लिए भी कहूंगा कि उनके लिए भी सबसे सुटेबल जॉब यही है, क्योंकि वर्दी भी है और आप अपने डिपार्टमेंट में 3-4 रैंक अप हो रहे हो सीधा। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनोगे, फिर एएसआई बनोगे, फिर एसआई बनोगे, तो बुढ़ापा आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली ये बन सकते हो अगर कुछ दिन की और मेहनत कर ली जाए तो। ठीक है, तो ये फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके फॉर्म जो होते हैं वो 6-7 लाख फॉर्म के अप्रोक्स आते हैं। फॉर्म्स की जो संख्या है वो अप्रोक्स इतना आता है। ठीक है, फॉर्म्स भी आपको एक आइडिया हो गया। अब आप देखिए वहीं सीजीएल और सीएचएसएल में फॉर्म देखोगे तो वहां 30 लाख प्लस फॉर्म होते हैं। यहां आप देख रहे हैं 6-7 लाख फॉर्म, क्योंकि लोगों को यह दिखता है 170 सेंटीमीटर हाइट भाई। दूसरा फिजिकल भी करना पड़ेगा। तीसरा 20 से 25 साल, ये एज की विंडो भी छोटी है। और चौथा ये कि एग्जाम देने सब चले जाएंगे, फॉर्म फिर भी भर देंगे, लेकिन जब फिजिकल की बारी आएगी तो बहुत सारे बच्चे फिजिकल पे एब्सेंट हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने नहीं जाएंगे, बहुत सारे बच्चे टीयर 2 देने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सारे बच्चे वो भी होते हैं जो सीजीएल दे रहे होते हैं, सीएचएसएल दे रहे होते हैं। उधर हो जाएगा तो इधर वैसे भी नहीं जाते फिर, तो इसलिए इसमें ड्रॉप बहुत आता है। 6-7 लाख फॉर्म्स की संख्या ये देखने में, जब बच्चे बैठते हैं तो बहुत जगह बहुत सारी स्टेजेस पे एब्सेंट बहुत होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे एक कट ऑफ डेट दी हुई है 1/8/2025, यानी जो एज मांगी गई है ये भी 1/8/2025 को कैलकुलेट की जाएगी और किसी तरह की कोई एज में छूट नहीं है। ठीक है, एज 1/8/2025। वैसे तो कट ऑफ डेट जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो बनानी चाहिए, पर ऐसा नहीं बनाया। ये पहले से फिक्स करते हैं कि 1 अगस्त को ही मांगेंगे तो 1 अगस्त को ही मांग लेते हैं हर बार। ठीक है, अब मैं एससी एसटी के लिए एज की छूट मैंने आपको बताई दी है। ओबीसी के लिए 3 साल की होती है, एक्स सर्विसमैन के लिए जब से वो आए हैं घर रिटायर होकर तो 3 साल उस तक देख सकते हैं वो भर्ती। आगे अगर और देखें तो और क्या एक क्राइटेरिया है जो बहुत अच्छे से समझाया है कि भाई देखिए एससी एसटी ओबीसी अगर आप क्लेम करते हैं, ईडब्ल्यूएस क्लेम करते हैं, एक्स सर्विसमैन क्लेम करते हैं, तो फिर आपको इनके सर्टिफिकेट दिखाने होंगे ओरिजिनल, और ये सर्टिफिकेट आपके सेंट्रल के होने चाहिए। स्पेशली ओबीसी तो जरूर सेंट्रल का होना चाहिए, बाकी चल भी जाते हैं स्टेट के। तो ओबीसी में जरूर कंडीशन है कि सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल वाला ओबीसी होना चाहिए। हालांकि ईडब्ल्यूएस में भी ये कई बार कंडीशन लगा देते हैं, पर एससी एसटी में ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये सर्टिफिकेट नहीं मिले तो हम आपको यूआर में
यूआर कैटेगरी में ले लेंगे, कंसीडर करेंगे। फिर मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप इसका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं दिखा पाए तो फिर आपको यूआर में ले लिया जाएगा। पर यूआर के लिए जरूरी है कि आपकी एज भी 20 से 25 साल आ रही हो। अगर आपकी एज 26 साल होगी, 27 साल होगी, आपने ओबीसी से फॉर्म भर दिया, ओबीसी का सर्टिफिकेट दिखा नहीं पाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे, तो फिर आपको जनरल में भी काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जनरल की एज में नहीं है। फिर आपको घर ही आना पड़ेगा, कैंडिडेचर कैंसिल। क्लियर? चलो आगे अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और क्या है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भाई सीधी सी बात है, केवल एक डिग्री, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, पास होने चाहिए हो आप, और कट ऑफ डेट तक आपके पास हो। और कट ऑफ डेट इन्होंने मानी है, जो फॉर्म की लास्ट डेट है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर तक आपके हाथ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। डिग्री की मतलब मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है डिग्री हाथ में हो, नहीं। 16 अक्टूबर तक आपने अपनी ग्रेजुएशन फाइनल कर ली हो, आपकी मार्कशीट आ चुकी हो। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे अगर बताऊं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यो उसने बता दिया, एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, जो मैंने आपको बोला 16 अक्टूबर से पहले पहले आपके हाथ में होनी चाहिए आपकी डिग्री या आपकी ग्रेजुएशन। ठीक है। दिल्ली पुलिस, फॉर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर एक और बहुत, दिल्ली पुलिस में एक अलग से कंडीशन होती है कि ग्रेजुएशन तो आपकी होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में आपको एलएमवी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में, दोनों में एलएमवी मांगा जाता है। बस एलएमवी में एक फर्क है दोनों के में, कि वहां पर मोटरसाइकिल और ओआर लिखा होता है, अर्थात या होता है, वो कांस्टेबल में और लिखते हैं ये। तो कोई से में मतलब कांस्टेबल में लिखेंगे और, यानी बाइक का या कार का चलेगा, लेकिन यहां एलएमवी जो चलेगा वो मोटरसाइकिल एंड कार, एंड का मतलब हो जाता है प्लस, दोनों का ही होना जरूरी है। एलएमवी जो है केवल कार का नहीं चलेगा, केवल बाइक का नहीं चलेगा, एलएमवी मोटरसाइकिल एंड कार बोथ होना चाहिए, तो ही यहां वैलिड है। ठीक है, दिल्ली पुलिस आप तभी एलिजिबल हो पाएंगे। अब ये भी केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए कोई कंडीशन नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस। क्लियर? और ड्राइविंग लाइसेंस जो इन्होंने मांगा है कि भाई ये आपका जो चेक होगा ये फिजिकल के टाइम पे चेक होगा। ठीक है, तो ये ऑन द डेट ऑफ फिक्स्ड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। भाई इसमें बोला है कि आपका आज आपके हाथ में नहीं है, तो इसमें कट ऑफ डेट से कोई मतलब नहीं है। आपका एलएमवी लर्नर नहीं चलेगा, लर्निंग कटी हुई है नहीं चलेगी। लर्निंग जब आप जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने तो 2 दिन में दे देता है आपको, लेकिन एलएमवी चाहिए जब आप फिजिकल देने जाएंगे, उस डेट से चाहे 1 दिन पहले का बनवा दिया हो वो भी चल जाएगा, पर उस दिन आपके हाथ में होना जरूरी है। पहले उसके लिए कट ऑफ डेट मांगते थे, फिर लोग बच्चे कोर्ट गए तो कोर्ट ने या कैट की ये गाइडलाइंस आई कि भाई आपको ड्राइविंग लाइसेंस से मतलब है, जब आपकी फोर्स में बच्चा आ रहा है तो फिर आप उस दिन क्यों नहीं मांग लेते, भाई उस दिन का मांग लो। जी फिर चेक कैसे करेंगे, तो जिस दिन चेक करते उस दिन वो आप उसके हाथ में है, तो आपको क्या समस्या है? तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उस दिन तो ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये कभी भी पहले का नहीं मांगा जाता, जिस दिन भी फिजिकल हो उस दिन आपके हाथ में होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर देखें कि भाई इस बार सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो किसमें आया है, पेपर 1 में अगर आप देख रहे हैं तो एसएससी सीपीओ का एक पैटर्न बदला है इन्होंने। इस बार कट ऑफ इससे काफी डाउन जाएगी। क्या है ऐसा कि बच्चे लोग मैथ रीजनिंग को पूरा कर देते थे और जीएस की तरफ ध्यान भी नहीं देते थे, अब बच्चे को जीएस भी ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। इन्होंने क्या किया कि 2 घंटे पेपर के लिए टाइम नहीं बदला, 30 मिनट फॉर ईच पार्ट कर दिया। भाई देखो कितना बड़ा चेंज है। इससे बिल्कुल सीपीओ जगत में सनसनी फैल गई है इससे, कि रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, लेकिन 30 मिनट में करने होंगे। है ना कितना कमाल की बात। रीजनिंग 30 मिनट में 50, इसका टाइम इसमें नहीं लगा सकते, उसका टाइम इसमें नहीं लगा सकते। अब आप देखो जीके के लिए यार इनको थोड़ा सोचना चाहिए था, जीके के लिए थोड़ा कम कर लेते टाइम, मैथ के लिए थोड़ा ज्यादा दे देते, नहीं दिया। 30 मिनट जीके के लिए भी दे दिए,
और क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ के लिए भी 30 मिनट। सोचो तो सही, एडवांस भी है, अर्थमेटिक भी है, तो अब आपकी स्पीड और मैटर करेगी यहां। अब आपको मैथ्स आना जरूरी नहीं है, मैथ्स कितना जल्दी आपको आता है वो जरूरी है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे अब ये करेंगे, यार जीएस पे थोड़ा फोकस कर लिया जाए। पहले हम इसको 10-15 मिनट में रगड़ देते थे, अब इसके पास हमारे पास 30 मिनट है, थोड़ा सा इस पे मेहनत कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये भी 30 मिनट। चलो इंग्लिश का करेक्ट है जी। अगर इसका देखें जीएस का, ये तो ज्यादा ही है टाइम। अगर हम देखें रीजनिंग का, ये भी एक बार को सोचा जा सकता है। सबसे ज्यादा जो बच्चे फंसेंगे 30 मिनट में 50 क्वेश्चन मैथ्स के कैसे करेंगे, इस पर थोड़ा सा आपको मतलब गौर करनी पड़ेगी और मैथ्स की प्रैक्टिस ज्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। चलो आगे अगर बात करें कि भाई जो पेपर 2 है, एक तो पेपर 1 हो गया, उसके बाद ये आपका फिजिकल कराते हैं, फिर ये पेपर 2 लेते हैं। तो 200 की इंग्लिश है, 200 ही मार्क्स है, 2 घंटे इसका होगा, और 2 घंटे में ये बिल्कुल वही सेम पैटर्न है जो पहले था। ठीक है। पेपर इन्होंने बोल दिया 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी दोनों ही पेपर में, और पेपर 1 में जो मैथ है, रीजनिंग है, और जो जीएस है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आएंगे। बाकी इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आएगी भाई, सेकंड पेपर तो पूरा इंग्लिश का है। तो यहाँ इंग्लिश का रोल बड़ा है। आप देख रहे हो 50 नंबर की इंग्लिश पहले पेपर में, और 200 नंबर की इंग्लिश दूसरे पेपर में, और टोटल कितना है 400 का पेपर, 200 पहला और 200 ये। तो 400 में से 250 तो इंग्लिश इंग्लिश है। देखो ना कितना बड़ा रोल है इंग्लिश का। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाई जो इंग्लिश है वो अगर 60% में आप, और सबसे सबसे कमजोर बच्चे की इंग्लिश रहती है, तो इस पे कोई विशेष फोकस करना पड़ेगा, तभी आप इसको निकाल सकते हो। और इस बार आपको भी मालूम है कि संजीव सर अपने पास है, पिछली बार बच्चों के साथ सीपीओ में कितना शानदार उन्होंने किया है, वो बच्चे बता देंगे। जब बच्चे मेडिकल के लिए आए तब उन्होंने ही संभाले वो। तो इंग्लिश के लिए संजीव सर, ओनली एंड ओनली संजीव सर आपको 250 मार्क्स के लिए एक बेहतरीन टीचर है। अगर आपको इसकी टेंशन होती है, वो नहीं होगी। ठीक है। चलो, तो वो शुरू से ही आपके साथ इन्वॉल्व रहेंगे इसमें, ताकि आपको इसमें सिलेक्शन दिला सकें। और सबसे बड़ी बात भाई, एनसीसी में ना, इसमें 10 मार्क्स पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स जुड़ते हैं, 400 में से मेरिट बनती है। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 क्वालिफाइंग है, नहीं, 400 में से मेरिट बनेगी, सिर्फ फिजिकली क्वालिफाइंग है। 10 मार्क्स का आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट, क्योंकि 5% होता है मैक्सिमम मार्क्स का, पेपर 1 एंड पेपर 2। और एनसीसी जो बी सर्टिफिकेट है वो 6 मार्क्स। और ये देखो साथ में लिखा है ईच पेपर के 10 मार्क्स हैं। अब पेपर 1 10 मार्क्स तो है, क्योंकि 200 का है, 200 का 5%, 10 मार्क्स इसमें बन जाएंगे। पेपर 2 भी 200 का है। तो भाई जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है ना, 20 नंबर मिलने वाले हैं उसको। तो सीपीओ में एनसीसी का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। बी सर्टिफिकेट वाले को 12 नंबर मिलेंगे, और ए सर्टिफिकेट वाले को 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो सीपीओ वाले बड़े बाजी मारते हैं यहाँ पर। सीपीओ में उनका सिलेक्शन बहुत आसानी से मिल जाता हो जाता है। सॉरी, एनसीसी वाले, मैं सीपीओ वाले कह रहा हूँ। तो एनसीसी वाले बाजी मारते हैं, काफी मारते हैं। मेल कैंडिडेट्स की हाइट जो चाहिए वो 170 सेंटीमीटर, 80 से 85 उनकी चेस्ट होनी चाहिए। अगर कोई मेल कैंडिडेट्स गढ़वाल, ये हिमाचल प्रदेश, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा ऐसे हिल एरिया से है, मराठा भी आता है उसमें, 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट चलती है, 5 सेंटीमीटर की छूट है, चेस्ट उतना ही चलेगा। और जो मेल कैटेगरी के बच्चे एसटी कैटेगरी से, एसटी, तो उनके लिए 162.5 हाइट चल जाती है, 77 से 82 उनका चेस्ट चलेगा। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक ही हाइट है, 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, तो हाइट ये तो दिया है इन्होंने, दिल्ली पुलिस फिजिकल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, हाँ ये दिल्ली पुलिस के लिए दिया। आगे सीएपीएफ तो कुछ फर्क तो है नहीं, हाँ बस फीमेल के लिए कुछ फर्क कर दिया है। जो हिल एरिया की फीमेल्स है उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चल जाएगी। बाकी सब के लिए एक जैसी ही हाइट है, जैसी उधर थी दिल्ली पुलिस में, सेम यहां भी चाहिए। आगे और क्लियर कर लेते हैं। वेट,
वेट की जो कैटेगरी, वेट करस्पॉन्डिंग टू हाइट फॉर ऑल, मेल फीमेल दोनों के लिए वेट जो चाहिए होगा वो हाइट के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, उसमें 5 किलो इधर उधर चल जाता है। तो ये कैसे चेक करें कि मेरे वेट के अकॉर्डिंग मेरी हाइट है या नहीं है? गूगल से चार्ट डाउनलोड कर लेना कि कौन सा स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड यहां लगेगा। ठीक है, हाइट के साथ वेट आपका मैच करना चाहिए। बाकी फिजिकल में क्या है, फॉर मेल समझ लो, सबके लिए फिजिकल है, दिल्ली पुलिस हो चाहे सीएपीएफ हो, कोई भी 100 मीटर 16 सेकंड में रनिंग करनी होगी। एक सूट मारना होता है 100 मीटर का 16 सेकंड में, 1600 मीटर 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर 3 चांस में, पहले चांस में कर दिया तो बाकी 2 चांस की जरूरत ही नहीं है। और 1/2 मीटर 3 चांस में जो हाई जंप है, और शॉर्ट पुट पाउंड है, 16 पाउंड का ये गोला होता है, और 4.5 मीटर यानी 4.5 मीटर आपको 3 चांसेस में ये फेंकना होगा। 4 चीजें हैं फिजिकल में, मेल के में 5, सॉरी 100 मीटर की रनिंग भी है। अब यहाँ फीमेल का देखें तो यहाँ 4 चीजें हैं, यहाँ शॉर्ट पुट पाउंड नहीं है, यहाँ 100 मीटर की रनिंग 18 सेकंड में फीमेल को करनी है, 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में करनी है, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांसेस में करना है, और हाई जंप 0.9 मीटर 3 चांसेस में करना है। ठीक है, ये क्लियरली समझ में आ गया। पीईटी पीएसटी नापतोल और ये जो फिजिकल है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, ये प्रेग्नेंट जो वुमेन होती हैं उनके लिए एक कंडीशन दी है कि अगर उनको प्रेगनेंसी है तो उनको फिजिकल के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, उन पे जब उनकी डिलीवरी हो जाती है उनके लिए वैकेंसी रिजर्व रखी जाती है। डिलीवरी हो जाएगी, डॉक्टर फिटनेस का सर्टिफिकेट देगा तो उनके लिए अलग से फिजिकल कराया जाता है। तो अच्छी सुविधा दे रखी है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर ऑल पोस्ट्स, तो मेडिकल स्टैंडर्ड हमने मेडिकल कराया ही था बहुत सारे बच्चों का, तो वो स्टैंडर्ड भी अब इस बार खूब अच्छे से समझाया। आपके लिए भी प्री मेडिकल की व्यवस्था करेंगे जब आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो भाई यहाँ मेन बात क्या है वो मैं बता देता हूँ। आई साइट में बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है, तो 6x6 की जो एक आई 6x6 होनी चाहिए और दूसरी 6x9 भी चलेगी। वर्साई, ये बेटर आई कौन सी है और वर्साई कौन सी है? बेटर आई वो होती है जैसे आप राइट हैंडर हो तो राइट आई आपकी, और लेफ्ट हैंडर हो तो लेफ्ट आई बेटर आई होनी चाहिए। अर्थात 6x6 वही आई होनी चाहिए, अगर आप लेफ्ट हैंडर है तो लेफ्ट आई 6x6 चाहिए, अगर आप राइट हैंडर है तो राइट आई आपकी 6x6 होनी चाहिए, दूसरी 6x9 चल जाएगी। क्लियर है? चलो, बाकी टैटू वगैरह क्या लोकेशन उसकी होनी चाहिए, तो टैटू वैसे ना ही हो तो बेहतर है, उसको हटवा लेना। आगे ये पोस्ट प्रेफरेंस आपको इसमें एसआई में देनी होंगी, मैं एक आपको बेहतर पोस्ट प्रेफरेंस बता देता हूं। जीपीएसआई सब लोग पहले पे चुनते हैं, वो चुन लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिहार में नेपाल बॉर्डर पर रहते हैं तो वो एसएसबी चुन लेते हैं, उनको दिल्ली पुलिस एसआई सूट भी नहीं करता, तो वो एसएसबी को नंबर 1 चुन लेंगे, तो वो अपनी अपनी चॉइस है। बहुत सारे बच्चे जो दिल्ली के आसपास के नहीं, वो सीआईएसएफ को भी नंबर 1 चुनते हैं, वो आपकी अपनी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ के एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ बच्चे क्या चूज करते हैं। तो डीपीएसआई नंबर 1 पे रखेंगे, ए को पहले पे डालें, फिर सीआईएसएफ सी, फिर एसएसबीएसआई एफ, ये बहुत शांत बॉर्डर पे होती है फोर्स, नेपाल और भूटान बॉर्डर पे यही होती है। ठीक है, सीआरपीएफएसआई डी, आईटीबीपीएसआई ई, और एक बीएसएफएसआई जो होती है, बीएसएफएसआई की एफ, नहीं एफ नहीं, क्या है ये, ए बी 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 होगी है, बी, बीएसएफ के लिए बी है। तो इस पोस्ट प्रेफरेंस को आप भर देंगे। मुझे लगता है कि ये सबसे आइडियल पोस्ट प्रेफरेंस मैंने आपको बता दी है। फिर भी ये डिपेंड करता है आप किस एरिया से हैं, कैसे हैं, और आपको क्या पसंद है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, नहीं मुझे तो बॉर्डर पे पसंद है, मुझे तो लोहा लेना है, और मुझे तो वही ये नौकरी चाहिए, बिल्कुल अपनी देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है, तो बीएसएफएसआई वो पहले पे चुन ले, है ना। तो मतलब सबका एक अपना अलग पैशन है, अपना अलग उद्देश्य है। तो मैंने एक आपको एक तरीका बता दिया कि ये मेरे अकॉर्डिंग ज्यादातर बच्चे इसको चुनते हैं, इसलिए मैंने वो आपको चॉइस बता दी है। लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए बेस्ट चॉइस है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट पोस्ट प्रेफरेंस विद इन स्टिपुलेटेड, तो ठीक है भाई, उसने बता दिया कि भाई जो फाइनल रिजल्ट जो ऐसे ऐसे पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से ही लगाया जाएगा, बाद में चेंज वेंज नहीं होती हैं, एक बार भर गई तो भर गई।
तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आप RWA से उम्मीद करते हैं कि CPO के लिए कोई बैच या कुछ क्लासेस चलेंगी, तो बिल्कुल मैं इसमें आपके लिए इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्या क्या क्लासेस कैसे कैसे चलानी है हमें। बैच तो नहीं आ पाएगा क्योंकि नवंबर दिसंबर में अगर कोर्स करवाना है तो बैच का फिर मतलब नहीं बनता। बाकी और संजीव सर के साथ डिस्कशन करके वो चीज़ें